दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाल ही में होइचोई प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई एक दमदार बंगाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज। इस सीरीज में शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको ऐसे ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे कि हर एपिसोड के बाद दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और जब कहानी अपने एंड तक पहुंचेगी तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वहीं से असली खेल शुरू होता है और आपको लगेगा कि अब सीजन 2 में तो बवाल मचने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार और रोमांच से भरी एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1999 से, जहां हमें एक छोटे से परिवार को दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी, उसकी पत्नी और 3 बच्चे होते हैं। उस दिन उस आदमी का जन्मदिन होता है। पूरा परिवार खुशी खुशी उसे हैप्पी बर्थडे पापा कहकर विश करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी आज घर लौटते समय अपने साथ बिरयानी भी लेकर आया है। इसके बाद पूरी फैमिली अच्छे से छोटा सा सेलिब्रेशन करने लगती है। मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, केक काटा जाता है और फिर सभी लोग मिलकर बिरयानी खाने बैठ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद माहौल अचानक बदल जाता है। एक एक करके सबके शरीर ढीले पड़ जाते हैं। इस आदमी की पत्नी और उसके 2 छोटे बच्चे वहीं पर दम तोड़ देते हैं। ये देखकर परिवार का बड़ा बेटा आजाद घबराकर अपने पिता से कहता है, पापा, बिरयानी में जहर मिला था। देखिए मम्मी और भाई को क्या हो गया, ये तो हिल भी नहीं रहे। चलिए इन्हें तुरंत अस्पताल लेकर चलते हैं। मगर हैरानी की बात ये होती है कि उसका पिता खुद ही जबरदस्ती आजाद को वही जहरीली बिरयानी खिलाने लगता है। आजाद बार बार मना करता है कि पापा नहीं, इसमें जहर है, लेकिन उसका पिता उसकी एक नहीं सुनता और खुद भी उसी बिरयानी को खाने लगता है। थोड़ी ही देर में नजारा और खौफनाक हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि आजाद तो बच गया है क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था, लेकिन उसका पिता पागलपन की हद तक जाकर खुदकुशी कर लेता है और वहीं अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद कहानी सीधा 2025 के प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट हो जाती है। अब वही आजाद बड़ा हो चुका होता है, जिसका शौक होता है गाने और शायरी लिखने का। वो अक्सर अपनी पोएम सोशल मीडिया पर पोस्ट करता रहता है। यहाँ आजाद के साथ उसके दूर के चाचा कैसर भी रहते हैं, लेकिन कैसर का स्वभाव बेहद कड़वा होता है। वो अक्सर आजाद को गालियां देता रहता है। असल में कई साल पहले यही कैसर आजाद की माँ से शादी करना चाहता था, लेकिन किस्मत ने करवट बदली और शादी आजाद के पिता से हो गई। शायद इसी वजह से कैसर के दिल में आजाद के लिए एक अजीब सी कड़वाहट भरी रहती है। वहीं आजाद के पिता ने बहुत सारा कर्जा ले रखा था। जब पूरा परिवार खत्म हो गया था तो कर्ज वसूलने वाले लोग आजाद को अपने साथ ले जाने वाले थे, लेकिन उस समय कैसर ने आगे बढ़कर सबको रोका और आजाद को अपने पास रख लिया। यहीं से उसने आजाद को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। आजाद का पूरा नाम होता है अब्दुल कलाम आजाद। उसका सपना होता है एक मशहूर सिंगर बनने का। वो छोटे मोटे गाने गाकर उन्हें इंस्टाग्राम रील्स पर डालता रहता है, लेकिन उसके फॉलोअर्स बहुत ही कम होते हैं। उसकी जिंदगी आसान नहीं होती। दिन में वो कुरियर ऑफिस में डेस्क जॉब करता है, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक, फिर शाम को 4 बजे से रात 11 बजे तक डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है। इतना थकाने वाला शेड्यूल होने के बावजूद रात को घर लौटकर गाने लिखना और रिकॉर्ड करना उसकी आदत बन चुकी है। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ गड़बड़ है। रात को उसे नींद नहीं आती। बहुत कम घंटे सोने के बावजूद वो हर रोज काम पर निकल जाता है। उसके मन में ये सवाल उठने लगता है कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा, क्योंकि कोई इंसान इतनी कम नींद लेकर कैसे जी सकता है। तभी एक रात आजाद हिम्मत जुटाकर एक रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ के मैनेजर से मिलकर वो गाना गाने की रिक्वेस्ट करता है, और वो भी बिना पैसों के लिए। मैनेजर पहले तो सोच में पड़ जाता है, लेकिन आखिरकार उसे एक मौका दे देता है। रेस्टोरेंट में ज्यादा भीड़ नहीं होती, बस कुछ ही लोग बैठे रहते हैं। आजाद पूरे ध्यान और लगन से गाना शुरू करता है, लेकिन वहाँ बैठे 4 लोग उसकी परवाह तक नहीं करते। वो आपस में बातें करते रहते हैं, हंसी मजाक में लगे रहते हैं। ये देखकर आजाद खुद को रोक नहीं पाता और उनसे कह देता है कि सर, मैं यहाँ गाना गा रहा हूँ, अगर आप ऐसे ही हंसी मजाक करेंगे तो मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाऊंगा। आजाद का ये व्यवहार वहाँ के एक कस्टमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो तुरंत मैनेजर को बुलाकर शिकायत करने लगता है। मैनेजर भी गुस्से में आकर आजाद को डांटता है और बिना कुछ कहे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी एक छोटी बच्ची को झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ गलत हरकत करता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। उसी रात आजाद डिलीवरी का काम कर रहा होता है। रास्ते में अचानक एक चोर उसे घेर लेता है और धमकी देकर उसका पार्सल छीन लेता है। चोर पार्सल लेकर भाग जाता है। इस सदमे में आजाद घबरा जाता है और उसे पैनिक अटैक आने लगता है। कुछ ही पलों में वो सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। सुबह होते ही आजाद ऑफिस जाकर अपने बॉस को पूरी घटना बताता है, लेकिन सहानुभूति मिलने की बजाय बॉस उसे फटकारने लगता है। वो गुस्से में कहता है कि एक पार्सल तक तुम बचा नहीं पाए,
तुम्हारी 2 साल की सैलरी भी उस पार्सल की कीमत नहीं उतार पाएगी। अगर थोड़ी भी कोशिश करते तो ये नुकसान टल सकता था। असल में जब भी आजाद किसी डरावनी या तनाव भरी स्थिति में फंसता है तो उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। उसने अपनी इस बीमारी के बारे में कभी किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि अपने चाचा कैसर को भी नहीं। और ये बीमारी उसी दिन से शुरू हुई थी जब उसके पिता ने उसे जहर वाला खाना खिलाने की कोशिश की थी। इधर आज का दिन आजाद के लिए और भी उदास करने वाला होता है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन होता है। मगर उसकी जिंदगी में अब ऐसा कोई नहीं बचा जो उसके बर्थडे का जश्न मना सके। अकेलापन उसे भीतर से तोड़ देता है। इसी गम में वो अपनी डायरी खोलता है और कुछ शायरी लिखने लगता है। तभी वहाँ पर एक मेघा नाम की लड़की आती है। वो आजाद की लिखी शायरी पढ़ लेती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती है, वाह, आप तो बहुत अच्छा लिखते हो। फिर उसकी नजर आजाद के चेहरे पर पड़ती है और वो हैरान होकर पूछती है कि ये बड़ा सा जख्म कैसे हुआ। इतना कहकर वो तुरंत उसे एक बैंडेज थमा देती है। असल में मेघा एक छोटा सा बुटीक चलाती है। अपने कस्टमर्स को कपड़े पार्सल करने के लिए वो अक्सर उसी ऑफिस में आती जाती रहती है जहां आजाद काम करता है। जाने से पहले वो मुस्कुराकर कहती है, आप एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए। मेघा की ये छोटी सी केयरिंग आजाद के दिल को छू जाती है। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके लिए इतनी सच्ची चिंता दिखाई थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अब अगले दिन आजाद अपने चाचा कैसर के पास जाकर कहता है कि चाचा, रेडियो स्टेशन में वैकेंसी आई है, मैं वहाँ इंटरव्यू देने जाना चाहता हूँ। लेकिन कैसर उसे झिड़क देता है और कहता है कि इस उम्र में सपनों के पीछे भागना छोड़ो, कोई अच्छा सा रोजगार ढूंढो जो पेट भर सके। अब चाचा की बातों से निराश होने के बावजूद भी आजाद हार नहीं मानता और इंटरव्यू देने रेडियो स्टेशन पहुंच जाता है। वहां पहले से ही भीड़ लगी होती है और कई लोग उसी जॉब के लिए आए होते हैं। तभी भीड़ में से एक आदमी मजाक उड़ाते हुए आजाद से कहता है कि भाई, तुम्हारी पैंट पीछे से फटी है। ये सुनकर आजाद शर्मिंदगी से अपनी पैंट छुपाता है और तुरंत एक दर्जी के पास सिलवाने के लिए निकल जाता है। वापस लौटते समय सीढ़ियों के पास उसे 2 लोग बात करते सुनाई देते हैं। वो कहते हैं कि अरे, ये इंटरव्यू तो बस दिखावा है, जॉब तो पहले से फिक्स है, वो मैनेजर की बेटी को ही मिलेगी। ज्वाइनिंग लेटर भी तैयार हो चुका है। ये सुनकर आजाद का मन बैठ जाता है, पर फिर भी वो इंटरव्यू रूम में दाखिल होता है। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों को देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे सबके चेहरे गधों जैसे हों। अब निराश होकर वो बाहर निकल आता है। रात को दुखी मन से वो एक बार में जाकर शराब पीने लगता है। ये बार उसकी पुरानी आदत का हिस्सा है। जब भी वो परेशान होता है तो यहीं आकर बैठता है। लेकिन इस बार में रोज एक कस्टमर वेटर से झगड़ा करता है। आजाद इस बार खुद को रोक नहीं पाता और चिल्लाकर कह देता है, साले रोज रोज चिक चिक करता है, अपना मुंह बंद रख। अब झगड़ा वहीं खत्म नहीं होता। नशे में धुत आजाद जब घर लौट रहा होता है तो वही आदमी रास्ते में उसे घेर लेता है। वो गालियों की बौछार करते हुए कहता है, क्या कहा था तूने? जानता भी है मैं कौन हूँ? अब नशे और गुस्से में आजाद का सब्र टूट जाता है। वो एक पत्थर उठाकर उसका सर फोड़ देता है और वो आदमी वहीं ढेर हो जाता है। सुबह जब आजाद होश में आता है तो उसे एहसास होता है कि उसने एक इंसान को मार डाला है। ये सोचकर अब उसकी हवा खराब होने लगती है कि अब पुलिस मेरे पीछे आएगी, मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी। डर के मारे वो पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। लेकिन उसी रात हिम्मत करके वो अपने चाचा को सारी बात बताने जाता है। तभी टीवी पर उसी मरे हुए आदमी की खबर चल रही होती है। एंकर बताता है कि उस आदमी को कल रात बेरहमी से मारा गया। खबर में ये भी सामने आता है कि मरने वाला कोई मासूम नहीं था, बल्कि वही इंसान था जिसने कुछ दिन पहले एक छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। इसकी मौत की खबर सुनकर जनता खुशी मना रही होती है। लोग कह रहे होते हैं कि उस शख्स ने 10 सालों तक बहुत जुल्म और अत्याचार किए थे। अब उसकी मौत से सबको राहत मिली है। लोग यहाँ तक कहने लगते हैं कि आका वापस आ चुका है। ये सुनकर आजाद को थोड़ी तसल्ली मिलती है। उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है कि उसने किसी निर्दोष को नहीं बल्कि एक गुनहगार को मारा है। दरअसल 25 साल पहले एक नाम की हर तरफ दहशत फैली थी और वो नाम था आका। आका कोई आम कातिल नहीं था, बल्कि एक सीरियल किलर था जो सिर्फ क्रिमिनल्स को ही मौत के घाट उतारता था। उसकी पहचान ही यही थी कि वो गुनहगारों को सजा देता था और धीरे धीरे वहाँ का क्राइम रेट कम होता गया। और जब बिल्कुल वैसे ही रहस्यमयी हत्याएं दोबारा से शुरू होती हैं, तो जनता ये मान बैठती है कि इस बार भी समाज को अपराधियों से मुक्त करने के लिए आका लौट आया है। इसी बीच एक रात आजाद इत्तेफाक से मेघा के घर पार्सल देने पहुँचता है। तब मेघा के घर की लाइट नहीं होती और वहाँ सिर्फ मेघा और उसकी माँ रहती हैं। आजाद घर के अंदर कुछ ठीक करने लगता है और तभी अचानक लाइट वापस आ जाती है। रोशनी में मेघा उसके चेहरे को ध्यान से देखती है और कहती है, मैंने आपको कहीं देखा है, पर कहाँ? फिर मुस्कुराकर बोलती है, हाँ, अब याद आया, आपकी पोएट्री पढ़ी है मैंने। वो उसी वक्त आजाद की लिखी हुई कुछ लाइन्स उसे सुनाने लगती है।
आजाद उसकी आंखों में देखते ही अपने सारे गम भूल जाता है। उसके लिए मेघा का चेहरा जैसे एक सुकून बन जाता है, जिसके बाद दोनों देर तक शायरी और गानों पर बातें करते हैं। अब अगले दिन आजाद एक सिंगिंग ऑडिशन देने पहुंचता है। इस ऑडिशन में उसका सबसे बड़ा आइडल और मशहूर रॉक स्टार भी जज के रूप में बैठा होता है। उसे सामने देखकर आजाद की आंखों में चमक आ जाती है। यही वो इंसान था जिससे प्रेरित होकर उसने गाने शुरू किए थे। लेकिन जैसे ही आजाद गाना शुरू करता है, रॉकस्टार बीच में ही उसे रोककर गुस्से में डांटता है। तुम प्रिपरेशन करके आए हो या नहीं? ऐसे बेसुरा कैसे गा सकते हो? इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है और ताने मारते हुए कहता है, पता नहीं ऐसे बेकार लोग कहाँ से चले आते हैं। ये अपमान आजाद को अंदर तक तोड़ देता है। घर लौटते ही वो गुस्से में अपने कमरे में लगे रॉकस्टार के सारे पोस्टर फाड़ देता है, अपने गिटार को तोड़ देता है और कसम खा लेता है कि अब वो कभी गाना नहीं गाएगा। उस दिन की कड़वाहट उसे शराब की बोतल में डुबा देती है। वो पूरी तरह से टल्ली होकर फर्श पर गिर पड़ता है। थोड़ी देर के बाद उसका चाचा कैसर उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचता है। ऊपर से हमेशा गालियाँ देने वाला कैसर उस पल को देखकर दिल से फट पड़ता है। वो आजाद को संभालते हुए कहता है, आजाद, अपने आप को इस हालत में मत पहुँचाओ। अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? क्या कभी मेरे बारे में सोचा है तुमने? जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी होती है, खुद को संभालो। उसके शब्दों में छुपा सच्चा प्यार पहली बार आजाद को महसूस होता है। अब अगले दिन आजाद अपने एक रईस रिश्तेदार के ऑफिस में पहुंचता है। ये वही शख्स होता है जिसने उसके पिता से बचपन में 30 लाख रुपए उधार लिए थे। यहाँ आकर आजाद उससे रिक्वेस्ट करता है कि चाचा, मुझे पूरे पैसे नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा दे दीजिए ताकि मैं एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकूं। लेकिन वो आदमी हर बार की तरह साफ मुकर जाता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे कभी पैसे दिए ही नहीं, और वैसे भी तुम्हारे पास सबूत क्या है? ये सुनकर आजाद के भीतर गुस्से का तूफान उठता है। वो अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और गुस्से में उस आदमी पर गोलियां दाग देता है। लेकिन तभी अचानक उसे झटका लगता है। असल में ये सब सिर्फ उसका एक सपना था। हकीकत में वो बंदा हंसते हुए गार्ड्स को बुलाता है और चिल्लाकर कहता है, इस पागल को यहाँ से बाहर निकालो। बेबस आजाद बिना कुछ कहे धक्का खाकर बाहर निकल आता है। उसी रात आजाद दोबारा पार्सल पिक करने मेघा के घर पर जाता है। वहाँ जाकर वो मेघा को उस कंपटीशन के बारे में बताता है और कहता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। ये सुनकर मेघा उसे मोटिवेट करने लगती है। जब भी आजाद मेघा को देखता है तो अपने सारे दुख और दर्द भूल जाता है। दूसरी तरफ टीवी पर खबर चलने लगती है कि एक मिनिस्टर के बेटे ने नशे में धुत होकर गाड़ी से एक औरत और उसकी बच्ची को कुचल दिया है। पब्लिक मीडिया के सामने खड़ी होकर इंसाफ की मांग करती है और यही कहती है कि ऐसे लोग कोर्ट में जाकर बाइज्जत बरी हो जाएंगे। जनता का कहना है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आका ही सही इंसान है। ये खबरें आजाद भी ध्यान से सुन रहा होता है। इसके बाद आजाद का बॉस स्टाफ की मीटिंग बुलाता है और एक ट्रैकिंग डिवाइस दिखाकर समझाता है। वो कहता है कि जब भी कोई पार्सल डिलीवर करने बाहर जाएगा, इस डिवाइस को बैग में रखकर ले जाए ताकि बैग मिस हो जाए तो उसे ट्रैक किया जा सके। बॉस खासकर आजाद से कहता है, आजाद मियाँ, ये डिवाइस खास तुम्हारे लिए है, इसे अपने पास रखना। वहीं पब्लिक की डिमांड जानने के बाद आजाद सोच लेता है कि वो उस मिनिस्टर के बेटे को ही मारेगा और इसके लिए वो एक जबरदस्त प्लान बनाता है और उस लड़के को फॉलो करने लगता है। यहाँ उसके अपने पास जो ट्रैकिंग डिवाइस होती है वो वही उस मिनिस्टर के बेटे की गाड़ी में चुपके से लगा देता है। अब एक रात जब मंत्री का बेटा अपने दोस्तों के साथ किसी सुनसान जगह पर जाकर नशा कर रहा होता है तो आजाद भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। जैसे ही मंत्री का बेटा गाड़ी से नीचे उतरकर हल्का होने जाता है, आजाद मौका पाकर उसे बेहोश कर देता है और फिर चाकू और हथौड़े से कई बार वार कर करके उसे मार डालता है। मारते वक्त वो खुद को पैनिक होने से बचाने के लिए अपनी फैमिली की खुदकुशी वाले सीन के बारे में सोचने लगता है। लेकिन यहाँ आजाद से एक गलती हो जाती है। उसने जो ट्रैकिंग डिवाइस गाड़ी में लगाया था वो वहीं पर रह जाता है। अगली सुबह पुलिस उसके घर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेती है और कहती है कि ये डिवाइस तुम्हारा है, बताओ तुमने उसे क्यों मारा। इसके बाद पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये भी असल में आजाद का सिर्फ सपना था। वहीं आजाद का चाचा उसे जोर जोर से आवाज देकर नींद से उठाता है और कहता है कि कितनी देर तक सोते रहोगे, तुम्हारे ऑफिस वालों का फोन आया था। ये सुनकर आजाद सोचता है कि किसी भी तरह से उसे वो ट्रैकिंग डिवाइस हासिल करना ही होगा वरना पकड़ा जाएगा। डिवाइस लेने के लिए आजाद पुलिस स्टेशन के पास पहुंचता है क्योंकि मंत्री के बेटे की गाड़ी वहीं खड़ी होती है। वो गार्ड से कहता है कि सोहेल सर के लिए एक पार्सल आया है,
गार्ड जैसे ही सोहेल को बुलाने जाता है, आजाद पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर गाड़ी के पास जाता है और डिवाइस को ढूंढने लगता है। तभी तो पुलिस वाले उसे देख लेते हैं और डांटते हैं, ए लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आजाद घबराकर बहाना बनाता है कि वो तो सिगरेट पीने आया था। इतने में सारे पुलिस वालों के बीच में आजाद बहुत परेशान हो जाता है कि अब वो डिवाइस कैसे निकालेगा। उसी वक्त बच्चों की क्रिकेट बॉल गाड़ी के पास आकर गिर जाती है। आजाद जानबूझकर बॉल को गाड़ी के नीचे फेंकता है और बॉल निकालने के बहाने वो ट्रैकिंग डिवाइस भी निकाल लेता है। उसके बाद वो पार्सल देने के लिए सोहेल के पास जाता है। सोहेल को समझ नहीं आता कि ये पार्सल किसने भेजा है। दूसरी तरफ टीवी पर मंत्री के बेटे की मौत की खबर वायरल होती है और लोग कहते हैं, हमारा आका सच में लौट आया है जो क्रिमिनल्स को सजा देता है। ये सुनकर आजाद सोचने लगता है कि यही उसकी किस्मत है, अपराधियों को उनकी सजा दिलवाना, न कि बंद कमरे में बैठकर गाना गाना। इधर हमें सोहेल और उसकी बीवी स्नेहा को दिखाया जाता है। दोनों अपने हायर ऑफिसर की रिटायरमेंट पार्टी में जाते हैं। सोहेल उस ऑफिसर की बहुत रिस्पेक्ट करता है क्योंकि उसने उसके अंडर में सालों तक काम किया है। वहीं स्नेहा ने बच्चों का दूध बनाने का बिजनेस शुरू किया है जो बहुत कम समय में सफल भी हो जाता है। उसी रात आजाद फिर से मेघा के घर पार्सल लेने आता है। तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर मेघा अंदर जाकर चाय बनाने लगती है। यहाँ उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है, उस कुरियर वाले के लिए चाय बना रही हो? मेघा मुस्कुराकर कहती है, वो मेरा जान पहचान वाला है माँ, और कुछ नहीं। फिर आजाद और मेघा बारिश में बैठकर गर्म चाय पीते हैं और कविताओं की बातें करने लगते हैं। इसके बाद आजाद अपनी फिटनेस पर ध्यान देने लगता है, घर में पुशअप्स करता है और शराब से पूरी तरह से दूरी बना लेता है। वो ब्लैक में कई सारे सिम कार्ड्स खरीदता है और उनमें से एक सिम से सोशल मीडिया पर आका नाम का पेज बनाता है। इस पेज पर ढेरों कमेंट्स आने लगते हैं। कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं तो कुछ लोग उसको गालियां भी देते हैं। दूसरे सीन में खालिक नाम का एक शख्स दिखाया जाता है। वो एक लड़की के साथ उसके घर पर होता है। लड़की उससे कहती है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मीडिया के सामने जाकर हमारे रिश्ते का सच बता दूंगी। गुस्से में आकर खालिक उस लड़की का गला दबाकर उसे मार देता है और फिर उसे फांसी पर लटका देता है ताकि लोगों को लगे कि उसने खुद ही अपने आप को मारा है। दूसरे दिन खालिक की खबर वायरल होने लगती है। लोग कहते हैं कि उसने ही उस लड़की को मारा है और इसे आत्महत्या बता रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाला सोहेल लगातार आका के केस की जांच करता रहता है। उसकी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जिस सिम से आका सोशल मीडिया चला रहा था उसका असली मालिक तो काफी पहले मर चुका है। ऊपर से लोकेशन भी ठीक से ट्रेस नहीं हो पा रही। उधर आजाद पार्सल लेने के लिए मेघा के घर आता है। बातों बातों में आका का जिक्र छिड़ता है। मेघा साफ कह देती है कि उसे आका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके मुताबिक कानून को हाथ में लेना सर्विस नहीं बल्कि अपराध है। मेघा की बातें सुनकर आजाद थोड़ा खामोश हो जाता है। लौटते समय उसे फिर से पैनिक अटैक आने लगता है और वो बाइक से गिर जाता है। मेघा तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराती है और फिर उसके घर जाकर चाचा कैसर से मिलती है। कैसर पहले मेघा को देखकर यही समझता है कि कोई चोर घर में घुस आया है, इसलिए वो उसे अंदर आने से रोक देता है। लेकिन जब मेघा के बारे में उसे सच्चाई पता चलती है तो वो उसे घर के अंदर बुला लेता है। मेघा कैसर से आजाद की बीमारी के बारे में पूछती है। कैसर भी मानता है कि हाँ, जब जब आजाद बेहोश हो जाता है तो उसे बार बार कहता है कि इलाज करवाओ, लेकिन आजाद कभी ध्यान ही नहीं देता। कैसर फिर मेघा को आजाद के बचपन का किस्सा भी सुनाता है, जब से उसे ये दिक्कतें शुरू हुई थी। दूसरी तरफ आजाद मास्क पहनकर खालिक के घर के आसपास मंडराने लगता है और उसे फॉलो करता रहता है। एक रात पक्का प्लान बनाकर वो वॉचमैन को बेहोश करता है और उसके घर में दाखिल होता है, लेकिन दरवाजा कोई और यानी कि स्वीटी नाम की लड़की खोलती है। आजाद उसे मारने ही वाला होता है पर अपने हाथ रोक लेता है। उसी समय खालिक पीछे से आता है और आजाद के सिर पर बंदूक तान देता है और गुस्से में कहता है, हथियार नीचे रखो और अंदर चलो। और फिर उसे कुर्सी से बांध देता है और धमकाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं, उसके बाद मेरा गार्ड आएगा और तुम्हें मार देगा। सच सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ खालिक को उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। तभी उसे याद आता है कि तुम तो वही सिंगर हो ना जिसे मैंने सोशल मीडिया पर देखा था। गाना वाना छोड़कर किलर बन गए। चलो अब मुझे गाना सुनाओ। डर के मारे आजाद अब गाना गाने लगता है। इस बीच खालिक वहीं मौजूद स्वीटी से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। स्वीटी कहती है, यहाँ नहीं, बेडरूम में चलो। लेकिन खालिक हंसकर कहता है, बेडरूम की क्या जरूरत है, ये तो थोड़ी देर में मर ही जाएगा, सोफा ही मेरे लिए कंफर्टेबल है। गुस्से में स्वीटी खालिक को धक्का देती है और उसके हाथ से बंदूक छीनकर उसे धमकाने लगती है। तभी आजाद कहता है, स्वीटी मेरे हाथ खोल दो और बंदूक मुझे दे दो। स्वीटी वैसा ही करती है। आजाद अब फ्री होते ही गुस्से में खालिक को गोली मार देता है
और वहीं उसका खेल खत्म कर देता है। ये सब होने के बाद आजाद उस स्वीटी को सुनसान जगह पर ले जाता है। उसके दिमाग में आता है कि इसे मार देना चाहिए क्योंकि अब ये उसका सच जान चुकी है। लेकिन स्वीटी डरने के बजाय शांति से उसे समझाती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अगर पुलिस पूछेगी भी तो मैं गलत बयान दूंगी। ये सुनकर आजाद थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। वहीं सुबह होते ही पुलिस ऑफिसर सोहेल की बीवी स्नेहा उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाकर खुशखबरी सुनाती है कि वो प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ खालिक की मौत की खबर फैलते ही जनता में हलचल मच जाती है। बहुत से लोग खुश होते हैं जबकि कुछ लोग आका के खिलाफ बोलते हैं। इन्हीं खबरों को देखकर सोहेल का रिटायर होने वाला सीनियर उसे बुलाकर समझाता है कि इस केस को जल्दी से सुलझाओ वरना यही आगे चलकर तुम्हारे लिए सिरदर्द बन जाएगा। सोहेल बेबस होकर कहता है कि सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक कोई लीड नहीं मिल पाई। उसका सीनियर जवाब देता है कि हर क्रिमिनल कभी न कभी कोई गलती जरूर करता है और मुझे लगता है कि ये आका असली नहीं बल्कि कोई ऐसा है जो उसके नाम के जरिए बस फेम पाने के लिए हत्याएं कर रहा है। उधर पुलिस स्वीटी को इंक्वायरी के लिए बुलाती है लेकिन स्वीटी आका का पूरा हुलिया गलत बताती है। वो कहती है कि वो आदमी करीब 6 फीट 5 इंच लंबा था, ऊपर से मास्क पहना हुआ था, मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा। इस तरह से वो जानबूझकर झूठा बयान देने लगती है। दूसरी तरफ आजाद ने ऑनलाइन एक डोनेशन पेज बनाया होता है। अब जो लोग आका को पसंद करते हैं वही उसे पैसे डोनेट करने लगते हैं। आजाद सोच में पड़ जाता है कि जब मैं गाना गा रहा था तो कोई मुझे देखता भी नहीं था, लेकिन जब से मैं लोगों को मार रहा हूँ तो फोकट में पैसे आने लगे हैं। इसी बीच टीवी पर चौंकाने वाली खबर चलती है, स्नेहा का दूध का प्रोडक्ट जिसकी वजह से कई बच्चों की मौत हो चुकी है, अब उस पर गंभीर आरोप लगने लगते हैं। ये सुनकर स्नेहा टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। सोहेल उसे संभालते हुए कहता है, इसमें तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं है, कुछ दिनों तक इंटरनेट और न्यूज से दूर रहो, इस मामले को मैं खुद देख लूंगा। वहीं अगले दिन आजाद अपने चाचा को एक स्मार्टफोन गिफ्ट करता है। वो खुश होकर कहता है, चाचा अब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सोशल मीडिया से मुझे बहुत अच्छा काम मिल गया है। इतना ही नहीं, उसने एक सेकंड हैंड बाइक भी खरीद ली होती है और अपने चाचा को उसमें बैठाकर घुमाने ले जाता है। थोड़ी देर बाद आजाद मेघा के घर पहुंचता है और उसे एक छोटी सी ट्रिप पर चलने के लिए कहता है, जिसके बाद दोनों बाइक पर निकल पड़ते हैं। लेकिन पहले मेघा उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है और उसकी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बताती है। डॉक्टर चेकअप के बाद समझाता है कि तुम्हें ज्यादा बाइक नहीं चलानी चाहिए, पता नहीं कब दौरे पड़ जाए। आजाद कहता है, सर मेरा काम ही डिलीवरी का है। ये सुनकर डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देता है। यहाँ मेघा सख्ती से उसे वार्न करती है कि तुम्हें रेगुलर दवाइयाँ लेनी होंगी। इसके बाद दोनों लंच करने निकल जाते हैं। वहीं आजाद मेघा से उसका डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता है। मेघा बताती है कि उसका बर्थडे जल्दी ही आने वाला है। आजाद मुस्कुराकर कहता है, उस दिन मैं तुम्हें एक खास सरप्राइज दूंगा। इस बीच पुलिस ऑफिसर सोहेल मीडिया के सामने आकर बयान देता है, हमें आका के खिलाफ सबूत मिल चुके हैं, बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे होगा। ये सुनकर आजाद घबरा जाता है और सोचने लगता है कि पुलिस के पास आखिर ऐसा कौन सा सबूत है। तभी रात में आका के पेज पर एक अनजान आदमी एक वीडियो भेजता है। उसमें दिखता है कि खालिक मरा नहीं है बल्कि अस्पताल में इलाज करा रहा है। वही आदमी आका को पर्सनल मैसेज करता है कि मैं स्केच आर्टिस्ट हूँ, पुलिस ने मुझे आका का स्केच बनाने के लिए कहा है, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं पुलिस को गलत डायरेक्शन में ले जाऊंगा। असल में मेरी बीवी किसी और के साथ है, कल वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने होटल जाएगी, तुम उसे मार दो, बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। यहाँ वो आदमी अपनी बीवी की पूरी डिटेल्स भी बता देता है। अब दूसरे दिन आजाद मास्क पहनकर उसी होटल में पहुँचता है। उसका इरादा साफ था कि उसे उस औरत को मारना है। वहीं वो औरत कमरे में अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही डोरबेल बजती है वो मुस्कुराकर दरवाजा खोलती है, ये सोचकर कि सामने उसका बॉयफ्रेंड होगा। लेकिन तभी एक शॉकिंग चीज होती है और हमें पता चलता है कि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि स्वीटी खड़ी होती है। स्वीटी अंदर आते ही कहती है, असल में मैं एक कॉल गर्ल हूँ और अपने कस्टमर के लिए यहाँ आई हूँ। और उसके पीछे कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं। ये सब आजाद दूर से छुपकर देख रहा होता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये तो पुलिस का जाल था और वो बाल बाल बच गया। वहीं पुलिस होटल के हर कमरे की चेकिंग करती रहती है और आजाद छुपते छुपाते इधर उधर भागता रहता है। उधर आजाद वॉशरूम में जाकर दूसरा सिम कार्ड डालता है और अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट करता है कि मैं इस होटल में हूँ और पुलिस ने मुझे घेर लिया है। ये पोस्ट वायरल होते ही वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सैकड़ों लोग होटल के बाहर आकर नारे लगाने लगते हैं, पुलिस बाहर आओ, बाहर आओ। वहीं इस अफरा तफरी का फायदा
फायदा उठाकर आजाद भीड़ में छुपकर होटल से निकल भागता है। उधर सोहेल के सीनियर ऑफिसर उसे बुलाते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं, स्नेहा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। अगले 2 दिनों में पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। मैंने पूरी कोशिश की केस को रोकने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज सुबह फिर 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ स्वीटी आजाद से मिलती है और बताती है, जो वीडियो तुम्हें मिला था जिसमें खालिक जिंदा दिख रहा था, वो असली नहीं था, वो AI जनरेटेड फेक वीडियो है। आजाद राहत की सांस लेकर कहता है, थैंक यू, अगर तुमने सच नहीं बताया होता तो मैं उस जाल में फंस जाता। इसी दौरान सोहेल जब अपनी पत्नी स्नेहा से बात कर रहा होता है, तब स्नेहा को किसी अनजान नंबर से लगातार मैसेजेस आने लगते हैं, लेकिन वो सोहेल से ये बात छुपा लेती है। उधर आजाद अपने बॉस के पास जाकर कहता है कि सर, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसकी माँ को मेरी जॉब पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, और थोड़ी अकड़ में बात करके वो वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले दिन स्नेहा एक पुराने फैक्ट्री में किसी से मिलने जाती है। तभी अचानक उसके सामने आका यानी आजाद आ जाता है। दरअसल वो मैसेजेस आजाद ही उसे भेज रहा था। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पक्के सबूत हैं, तुम्हारे प्रोडक्ट में कमी है, इसी वजह से बच्चे मर रहे हैं। अब सच जानने और सबूत लेने के लिए स्नेहा वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन आजाद चुपके से उस पर स्प्रे करता है और उसे बेहोश कर देता है। इसी वक्त सोहेल का सीनियर ऑफिसर आका की पोस्ट देखकर तुरंत सोहेल को कॉल करता है कि मुझे लगता है कि आका का अगला टारगेट तुम्हारी पत्नी स्नेहा है। अब सोहेल घबराकर लोकेशन ट्रैक करता है और तेजी से फैक्ट्री की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन उधर आजाद पहले ही स्नेहा को किसी सुनसान जगह पर ले जाकर कुर्सी से बांध देता है, फिर बेरहमी से उसके सिर पर वार करके उसे मार डालता है। इतना ही नहीं, वो पूरी वारदात का वीडियो भी रिकॉर्ड करता है और बाद में अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट कर देता है। वीडियो वायरल होते ही लोग आका की जमकर तारीफ करने लगते हैं, लेकिन जब यही वीडियो सोहेल देखता है तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है। वो फूट फूट कर रो पड़ता है, क्योंकि स्नेहा ना सिर्फ उसकी पत्नी थी बल्कि वो प्रेग्नेंट भी थी। कुछ देर बाद सोहेल का सीनियर ऑफिसर उसके पास आता है और कहता है कि डिपार्टमेंट को आका की कोई खास परवाह नहीं है, सबको लग रहा है कि वो अपराधियों की सफाई कर रहा है। सोहेल गुस्से में जवाब देता है, चाहे कोई कुछ भी कहे, उसने मेरी पत्नी को मारा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर अगले दिन मेघा का जन्मदिन होता है। इस खास मौके पर आजाद उसे अपने बचपन की एक खास जगह पर ले जाता है जहां वो अक्सर खेला करता था। वहां वो मेघा को एक घड़ी गिफ्ट करता है और अपने प्यार का इजहार करता है। यहाँ मेघा भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। उसी रात जब मेघा अपने घर लौट रही होती है, तभी अचानक बाइक पर 2 चोर उसका बैग छीनकर भाग जाते हैं, जिससे मेघा सड़क पर गिर जाती है और काफी दूर तक घसीट जाती है। इस हादसे में उसे गंभीर चोटें भी आती हैं। वहीं खबर मिलते ही आजाद हॉस्पिटल पहुंचता है और मेघा से मिलने जाता है। मेघा रोते हुए उसे पूरी घटना सुनाती है, जिसके बाद अगले दिन आजाद उस इलाके का CCTV फुटेज निकालता है और दोनों चोरों की पहचान कर लेता है। उसी दिन पुलिस वाले भी सोहेल को फोन करते हैं कि सर, इलाके में 2 चोर मारे गए हैं, हमें पूरा यकीन है कि ये काम आका का ही है, और सर, क्राइम सीन से एक घड़ी भी मिली है जिसे फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। इधर आजाद दूसरी सिम डालकर अपने आका पेज पर पोस्ट करता है कि अगर अगली बार किसी ने चोरी की कोशिश की तो उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। लेकिन पोस्ट करते ही उसे याद आता है कि उसकी अपनी घड़ी गायब है। घड़ी खोने का ख्याल आते ही उसे अचानक दौरे पड़ने लगते हैं और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। ये देखकर आसपास मौजूद लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तभी उसका बॉस भी वहाँ पहुँच जाता है और आजाद को पहचान कर हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ देर बाद उसका चाचा कैसर हॉस्पिटल पहुँचता है और बॉस को शुक्रिया कहता है। जाते जाते बॉस आजाद का मोबाइल कैसर के हाथ में थमा देता है। फिर कैसर मेघा को फोन करके कहता है कि बेटा, आजाद की हालत ठीक नहीं है, अगर तुम हॉस्पिटल आ जाती तो अच्छा होता। ये सुनते ही मेघा तुरंत वहाँ पहुँचने के लिए निकल पड़ती है। इधर पुलिस को खबर मिलती है कि आका का फोन इस बार ज्यादा देर तक ऑन है। पहले वो केवल 5 मिनट तक ही फोन को ऑन रखता था, लेकिन इस बार करीब 45 मिनट से चालू है और लोकेशन ट्रेस भी हो रही है, जो कि फिलहाल एक हॉस्पिटल है। ये जानकर सोहेल तुरंत अपनी टीम के साथ वहाँ के लिए निकल पड़ता है। उधर हॉस्पिटल में आजाद का चाचा कैसर बस ऐसे ही आजाद का फोन देख रहा होता है। अब क्योंकि फोन में आका का अकाउंट खुला हुआ था, तो कैसर को सच पता चल जाता है कि असल में आका कोई और नहीं बल्कि उसका भतीजा आजाद ही है। इस बीच पुलिस हॉस्पिटल पहुंचकर कैसर को पकड़ लेती है, क्योंकि उसके हाथ में वही फोन होता है, इसलिए पुलिस उसे ही आका समझकर गिरफ्तार कर लेती है। कुछ देर के बाद जब मेघा हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे कैसर वहां नहीं मिलता। वो सोचती है कि शायद वो घर चला गया होगा, लेकिन असलियत कुछ और होती है। दरअसल सोहेल कैसर को पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय अपने ही घर पर ले आता है और वहाँ उसे बात
बाथरूम में बंद करके बेरहमी से टॉर्चर करता है और आखिरकार बेचारे कैसर की जान भी ले लेता है। उसी समय हॉस्पिटल में मौजूद मेघा टीवी पर एक चौंकाने वाली खबर देखती है कि पुलिस को आका के खिलाफ एक बड़ा सबूत मिला है, जो कि एक घड़ी है। वो घड़ी देखते ही मेघा हैरान रह जाती है। वो आसानी से उस घड़ी को पहचान लेती है कि ये तो आजाद की ही घड़ी है। इधर सोहेल का हायर ऑफिसर उसके घर पहुंचता है और अंदर कुछ खून के धब्बे देख लेता है। अब सोहेल के घर में खून के निशान देखकर उसके सीनियर ऑफिसर को उस पर शक होने लगता है। तभी सोहेल बहाना बनाता है, अरे सर, ये तो बस हाथ पर ऐसे ही चोट लग गई थी। लेकिन वो ऑफिसर ठंडे अंदाज में जवाब देता है, सोहेल जरा सोचो, क्या सच में कोई बूढ़ा इंसान इतनी बेरहमी से किसी को मार सकता है? और तुम जैसे पुलिस वाले ने ये बात मान भी ली, अजीब है। दूसरी तरफ पुलिस कैसर की लाश को आजाद के हवाले करती है। यहाँ अपने चाचा की मौत से आजाद अंदर से पूरी तरह से बिखर जाता है। इसके बाद मेघा आजाद को उसकी फेवरेट जगह पर बुलाती है। यहाँ वो आजाद से साफ कहती है कि मुझे पता है तुम ही आका हो आजाद, मैं सब समझ चुकी हूँ, लेकिन तुम ये रास्ता छोड़ दो। पर यह सुनकर भी आजाद का जवाब वही होता है कि ये समाज अभी भी गंदगी से भरा हुआ है मेघा, और इसको साफ करने के लिए आका जरूरी है और उसके लिए मैं जरूरी हूँ। तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। वहाँ मेघा पुलिस को इन्फॉर्म करने का सोचती है, मगर आजाद को अकेला छोड़कर नहीं जा पाती। इसी बीच सोहेल का असली चेहरा सामने आता है। वो स्वीटी को अगवा करके अपने बाथरूम में कैद कर देता है और टॉर्चर करके पूछता है कि सच बता, असली आका कौन है? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? लेकिन इसी रात असली शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है और सबसे बड़ा पत्ता खुलता है और हमें असली आका को दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि वही सोहेल का सीनियर ऑफिसर होता है। असल में वही इंसान 25 साल पहले अपराधियों को मौत के घाट उतारा करता था और अब फिर से उसी खून खराबे के लिए खुद को तैयार करने लगता है। उधर आजाद को शक होता है कि मेघा जरूर पुलिस के पास जा सकती है, इसलिए वो उसे वहीं बेहोश कर देता है ताकि ये राज यही सुरक्षित रह सके। और इसी के साथ ये पहला सीजन हैरान कर देने वाले क्लिफ हैंगर के साथ में खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये शानदार सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लगातार ऐसी ही गजब की सस्पेंस थ्रिलर सीरीज अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।